मंजू की लाइफ बहुत ही दुख भरी थी। उसकी माँ और पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे और वो उनके अफेयर का नतीजा थी। जब वो 2 साल की थी उसकी माँ गुजर गई। तब उसके पापा उसे अपनी पहली पत्नी के पास ले गए। कोई औरत भला कैसे अपनी सौत की बेटी को अपनाती, पर घर का खर्च उसके पापा चलाते थे, सो उनकी बात मानकर उसने मंजू को घर में रख लिया। छोटी सी थी मंजू, उसे क्या पता कि सौतेली का अर्थ क्या होता है। वो अपनी सौतेली माँ और बहन दोनों से बहुत प्यार करती थी। उसकी सौतेली माँ शीला और बहन सुमन दोनों उससे बहुत नफरत करती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो बोली, माँ मैं भी दीदी की तरह स्कूल जाऊंगी। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे पता है मेरी पीठ में दर्द रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। शीला बोली, आप चिंता ना करें माँ, मैं घर का सारा काम करके स्कूल जाऊंगी, प्लीज़ माँ। मंजू ने मिन्नतें की। ठीक है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे भी सुमन वाले स्कूल में पढ़ाए। सरकारी स्कूल में पढ़ सकती है तो पढ़ ले। ठीक है माँ, मंजू खुश हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। उसके पापा ने उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर सब्जी काटती, आटा गूंथती, फिर झाड़ू पोछा करती। शीला बस सब्जी को तड़का लगाती और रोटी पकाती। सुमन के बारे में कहती कि उसकी बड़ी क्लास है, पढ़ाई मुश्किल है, इसलिए उससे काम नहीं कराना। वो नन्हे नन्हे हाथों से सारा काम करती, फिर स्कूल जाती। उस पर उसे शीला ने हिदायत कर रखी थी कि बाहर किसी को नहीं बताएगी कि घर का काम वो करती है। धीरे धीरे मंजू की आदत हो गई। वो पढ़ने में होशियार थी, हर बार फर्स्ट आती। सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। इससे शीला और सुमन चिढ़ती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब मंजू 14 साल की हुई तो उसके पापा एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी जॉब शीला को मिल गई। अब मंजू के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे बुक्स लेने के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। वो चोरी छुपे ट्यूशन देकर अपनी बुक्स के लिए पैसे बचाती। वो भी अगर सुमन को पता लग जाता तो वो चुरा लेती थी, और बुक्स होती तो बुक्स बेच आती। 10th में उसे सारी बुक्स स्कूल से फ्री मिल गई। वो बुक्स घर को लेकर आ रही थी तो उसे चिंता हो रही थी कि बुक्स को कहाँ रखे। तभी एक लड़का साइकिल पर उससे टकरा गया। वो यहाँ के सबसे अमीर घर का इकलौता बेटा था। मंजू गिर गई थी, उसकी बुक्स बिखर गई थी। लड़के ने बढ़कर मंजू की बुक्स उठाई। उसने मंजू को पहचान लिया। उसने पूछा, तुम मंजू हो ना जो हर साल फर्स्ट आती हो? हेलो, मेरा नाम अमन है। जी नमस्ते। अमन इससे 4 साल बड़ा था। उसे भी पढ़ाई का बहुत शौक था। वो एक ही मोहल्ले में रहने के कारण उसे मंजू की हालत पता थी। उनकी काम वाली उन्हें सारे मोहल्ले का हाल बताती रहती थी। उसने पूछा, तुम बीच सड़क में इस तरह खोई खोई कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बहन और माँ तुम्हारी बुक्स फाड़ देंगी? नहीं नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करती। वो तो हमारे घर चूहे बहुत हैं। हमारे आंगन में एक फालतू कमरा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ बुक्स रख सकती हो और बैठकर पढ़ सकती हो। मेरी कजिन हमारे साथ रहती है, बदले में उसे ट्यूशन पढ़ा दिया करना। मंजू मान गई और उसके पीछे चल दी। उनका घर बहुत ही बड़ा था। मंजू बाहर से अक्सर इसे देखती थी, पर उसे नहीं पता था कि वो इसके अंदर भी आएगी कभी। घर के आंगन में एक छोटा सा स्टोर बना था जिसमें फालतू सामान रखा हुआ था। अमन ने वहाँ पड़े एक टेबल को खाली किया और उस पर उसकी बुक्स रख दी। ये लो, यहाँ अपनी बुक्स रख लो, मैं काम वाली आंटी से कहकर ये कमरा खाली करवा दूँगा। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा शुक्रिया अदा करनी चाहती हो तो इस बार 10th में पूरे ज़िले में टॉप करके दिखाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। चलो तुम्हें घर के लोगों से मिलवा दूं। वो घर के अंदर आते हैं। माँ, ये मंजू है, तुम तो जानती ही हो मैंने वो आंगन वाला स्टोर इसे पढ़ने के लिए दिया है। बदले में ये मुस्कान को पढ़ा दिया करेगी। आप आंटी से कहकर कमरा साफ करा दीजिएगा। इसकी बुक्स यहीं टेबल पर रखी है। अरे मंजू को कौन नहीं जानता, इतनी अच्छी बच्ची है। मंजू, डरना मत, इसे अपना ही घर समझना। मैं आज ही कमरे की सफाई करवा दूंगी। कल से तुम पढ़ लिया करना, अमन की माँ उषा बोली। फिर अमन ने उसे मुस्कान से मिलवाया। मुस्कान भी उसे मिलकर बहुत खुश हुई। सब उसके घर का माहौल जानते थे और इसके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं ये भी सभी को पता था। सब इससे हमदर्दी करते थे।
उषा ने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो ये मंजू है, ये बाहर वाले कमरे में पढ़ने आया करेगी, कोई उसे रोकेगा नहीं। और हाँ, अगर मैं कभी घर पर ना हूँ तो इसके खाने का ख्याल रखना। नहीं आंटी जी, आपने जगह दे दी यही बहुत है, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब है, मेरी मम्मी बहुत कुछ ला कर देती हैं, मंजू ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए जैसे मुस्कान है वैसी तू है। फिर नौकरों से बोली, इस बात का बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू अमन जी, अब मैं चलती हूँ, दीदी वेट कर रही होंगी, वो मेरे बिना खाना नहीं खाती, मंजू कहकर चली गई। उषा जी ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बेचारी बच्ची, वो कितना बुरा करते हैं इसके साथ, फिर भी कभी उनकी बुराई नहीं करती। कहती है दीदी मेरे बिना खाना नहीं खाती, अगर ये बनाएंगी तभी तो वो खाएगी। बुआ जी, वो सुमन इससे बड़ी है ना, वो खुद क्यों नहीं खाना बनाती, मुस्कान ने पूछा। बेटा नसीब है अपने अपने, चलो छोड़ो, जब ये कुछ नहीं कहती तो हम कौन होते हैं कहने वाले, उषा बोली। अमन पास खड़ा उनकी बातें सुनकर दुखी हो रहा था। इतनी इंटेलिजेंट लड़की होने के बावजूद उन दोनों का जुल्म सहती है, आखिर क्यों क्यों आवाज़ नहीं उठाती। मंजू का घर। आ गई महारानी आवारागर्दी करके, तुझे पता नहीं कि मेरे खाने का समय हो गया है, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। सुमन ने मंजू के दरवाज़ा खोलते ही कहा। अभी लाती हूँ दीदी जी। मंजू जल्दी से हाथ धोकर किचन में चली गई। उसने जल्दी से 2 सेब काट कर सुमन को ला कर दिए। ये लो दीदी, इतने ये खाओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। सुमन के कमरे में चारों ओर कपड़े बिखरे पड़े थे। मंजू ने सारे कपड़े समेटे और कमरा सेट किया, फिर खाना बनाने चली गई। ये छोटा शहर था, यहाँ सिर्फ 2 ही स्कूल थे, एक सरकारी स्कूल था और दूसरा प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल। सभी अमीर घरों के बच्चे यहीं पढ़ते थे। सुमन भी यहीं पढ़ती थी, पर पढ़ाई में वो बिल्कुल नालायक थी। बचपन से ही उसका होमवर्क मंजू करती थी, वो बड़ी मुश्किल से पास होती थी। उसकी माँ शीला फिर भी मंजू को डांटती, तुझे क्या पता कितनी मुश्किल पढ़ाई है इसकी, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना कोई आसान काम थोड़े ही है। मंजू क्या कहती बेचारी, चुपचाप सुनती रहती। उनका घर छोटा था, दरवाजे से अंदर आते ही ड्राइंग रूम था, उसके एक तरफ टॉयलेट था और उसके साथ छोटा सा स्टोर रूम, दूसरी तरफ डाइनिंग रूम और किचन थी। सामने 2 बेडरूम थे, एक बेडरूम शीला का था और दूसरा सुमन का। मंजू को वो छोटा सा स्टोर दे रखा था, उसमें कुछ किताबें थी और एक सूटकेस था जो वो अपने माँ के घर से अपने साथ लाई थी। सोने के लिए एक दरी थी और एक पुराना सा टेबल फैन था जो इसके पापा ने इसे दिया था। एक पुरानी सिलाई मशीन थी। इसके उलट सुमन का कमरा किसी राजकुमारी के कमरे से कम नहीं था। हर चीज़ पिंक रंग की, कमरे में एसी लगा था, स्टडी टेबल था, कपड़ों से भरी अलमारी थी, जो कपड़े पुराने हो जाते वो मंजू को दे देती। मोबाइल फ़ोन था। एसी तो शीला के कमरे में भी था। शीला सुमन की हर ख्वाहिश पूरी करती थी, इस वजह से उस पर बहुत उधार चढ़ गया था, पर उसे कोई चिंता नहीं थी। मंजू सुमन के पुराने कपड़े खुद ठीक कर लिया करती थी, क्योंकि सुमन उससे लंबी और मोटी थी। ऐसे वो मशीन चलाना सीख गई। धीरे धीरे वो इसमें परफेक्ट हो गई। वो लोगों के कपड़े सिलकर देने लगी। जो पैसा मिलता वो शीला या सुमन ले जाते। इतना सब होने के बाद भी मंजू खुश रहती थी। उसे वो सुबह उठकर खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती, फिर स्कूल जाती, वापस आकर फिर सुमन को खाना बनाकर देती, फिर कपड़े सिलती। पढ़ाई वो रात को बैठकर करती, क्योंकि दिन में उसे सुमन पढ़ने नहीं देती थी। इस सब के बावजूद मंजू स्कूल में फर्स्ट आती। मंजू ने सुमन को खाना दिया। उसके खाना खा लेने के बाद उसने खुद से खाना खाया और कपड़े सिलने लग गई। सुमन बाहर घूमने चली गई। सुमन के जाते ही मंजू उसके कमरे से इंग्लिश की बुक उठाकर पढ़ने लगी। उनके स्कूल में इंग्लिश 6 क्लास से थी, तो उसे इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, खुद से सीखना मुश्किल था। तो वो अमन के घर आ गई, सीधे उस कमरे में गई जहाँ उसकी किताबें थी। वो दरवाज़ा खोलते ही हैरान रह गई। कमरे की सफाई कर दी गई थी, नीचे कारपेट बिछा था, स्टडी टेबल लगा दिया गया था, उसकी किताबें स्टडी टेबल में सलीके से लगी थी। छत पर नया पंखा लगा था। वो अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ने बैठ गई। मंजू जब पढ़ने बैठी तो उसे कोई होश ही नहीं रहता। अमन काफ़ी देर से उसके पास खड़ा उसे पढ़ते हुए देख रहा था।
एक नौकर आकर फ्रूट की प्लेट रख गया, पर उसे कुछ पता नहीं। अमन ने उससे कहा, पढ़ने के साथ खाना भी ज़रूरी है। तुम्हें 2 घंटे हो गए लगातार पढ़ते हुए, उठकर थोड़ा घूम लिया करो। मैंने आपसे वादा किया है कि ज़िले में फर्स्ट आऊँगी। अगर ऐसे लापरवाही करूँगी तो वादा कैसे पूरा करूँगी? फिर रुक कर दोबारा बोली, मुझे आपसे एक काम था। हाँ बताओ, क्या काम है? मुझे बाकी सब्जेक्ट तो आते हैं, बस इंग्लिश नहीं आती। आप मुझे इंग्लिश पढ़ा दीजिए, बदले में मैं आपके काम कर दूँगी। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूँगा, मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूँगा। अच्छा बताओ, कब पढ़ना है? अभी वक्त है आपके पास, तो आज से शुरू कर लेते हैं। ओके, मैं तुम्हें ग्रामर करा देता हूँ, उसी से सारी इंग्लिश सीख जाओगी। रुको, मैं ग्रामर लेकर आता हूँ। वो ग्रामर ले आता है, फिर उसे पढ़ाने लगता है। मंजू को पढ़ने का बहुत शौक था, वो जल्दी ही सीख गई। शाम हो गई थी, घड़ी ने 5 बजाए तो मंजू एकदम से उठ खड़ी हुई। वो अमन से बोली, आप मुझे ग्रामर दे दीजिए और इसमें कुछ होमवर्क दे दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। मेरी माँ के आने का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। ये लो, ये जो एक्सरसाइज है इसे कर लेना, जो ना समझ आए वो कल समझ लेना। मंजू फटाफट वहाँ से भागकर अपने घर आ गई। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, सो वो अपनी माँ के आने से पहले ही पहुँच गई। उसने माँ के लिए चाय रखी, फिर रात के खाने के लिए सब्जी तैयार की। माँ के आते ही उसका बैग पकड़कर रखा, उसे पानी पीने को दिया, फिर चाय लाकर दी। माँ, चाय के साथ क्या दूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुमन कहाँ है? वो बाहर गई है। उसकी बात सुनकर शीला बैग उठाकर सुमन के कमरे में चली गई। मंजू को पता था कि माँ सुमन के लिए कुछ लाई होंगी। माँ रोज़ सुमन के लिए कुछ न कुछ लाती हैं और वो मंजू के सामने ही उसे देती हैं। कभी ड्रेस, कभी सैंड, कभी सैंडल। वो मंजू के लिए कभी कुछ नहीं लाती, पर मंजू ने कभी ऐतराज़ नहीं किया। उसने कभी किसी चीज़ की इच्छा भी नहीं की। वो हर हाल में खुश रहती थी। वो अपने कमरे में आकर कपड़े सिलने लग गई। एक सूट के 150 रुपये ले लेती थी, दिन के 2 सूट बना देती थी और सारे पैसे माँ को दे देती। रात काफ़ी हो गई थी जब सुमन आई। माँ सो रही थी। सुमन किसी लड़के की कार से उतरी। मंजू ने देख लिया था, वो उनके शहर का सबसे आवारा लड़का नील था। नील ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया। मंजू ने उसे इग्नोर करके सुमन से कहा, दीदी आप इसके साथ ना घुमा कीजिए, ये बहुत ही घटिया लड़का है। हमारे स्कूल के बाहर लड़कियों के पीछे चक्कर लगाता रहता है। तू चुप कर, तुझसे मैंने सलाह नहीं मांगी, मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ भी घूमूं। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? सुमन कहाँ मानने वाली थी। मंजू गेट लगाकर अपने कमरे में पढ़ने बैठ गई। उसने आधी रात तक सारी ग्रामर पढ़ ली। उसे अब सब आ गया था, तब वो सोने चली गई। सुबह वो रोज के काम निपटाकर स्कूल जा रही थी कि रास्ते में नील खड़ा था। उसने मंजू को रोक लिया। मंजू ने कहा, देखिए पीछे हट जाइए, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा सी, मैं तो कल का हिसाब करने आया हूँ। कल तो बड़ा नखरा दिखा रही थी, जब मैंने हेलो कहा तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं फालतू लोगों से बात नहीं करती। अच्छा तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, कहकर वो मंजू की बाँह पकड़ने लगा कि तभी किसी ने उसे बाँह से पकड़कर घुमाकर नीचे गिरा दिया। मंजू ने देखा, वो अमन था। नील, आइंदा किसी लड़की को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन के पापा पुलिस कमिश्नर थे, इसलिए सब उससे डरते थे। नील भी डर गया। अमन ने मंजू से कहा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। मंजू उसके साइकिल पर बैठ गई। अमन उसे उसके स्कूल उतार कर अपने स्कूल चला गया। उस दिन के बाद नील ने मंजू को तंग नहीं किया। जब भी वक्त मिलता मंजू अमन के घर पढ़ने जाती। वो अमन और मुस्कान तीनों साथ बैठकर पढ़ते। जब अमन ने मंजू का इंग्लिश टेस्ट लिया तो वो हैरान रह गया। उसने एक भी गलती नहीं की थी। उस दिन पढ़ाई करते करते समय का ही ध्यान नहीं रहा। वो जब घर आई तो माँ कब की आ गई थी। उसे देखते ही बोली, कहाँ थी अब तक? तुझे समय का ध्यान भी है? तुझे पता नहीं कि मैं थक कर आती हूँ, मुझे चाय के बिना सर दर्द हो जाता है। पर तुम्हें क्या, तुम्हें आवारागर्दी से फुर्सत मिले तब ना। वो बोले जा रही थी। सुमन उसके पास बैठी अपने नेल पॉलिश लगा रही थी। मंजू कुछ नहीं बोली, चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। मंजू सारा काम करके नहा धोकर पढ़ने बैठ गई। उसके काले लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। उसने जिंदगी में कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा सिवाय पढ़ाई के।
उसने अपने कभी परवाह नहीं की, चाहे वो बीमार हो तो भी वैसे ही काम करती थी, खुद ही गोली ले लेती। पापा के बाद कभी घर में किसी ने उससे ये नहीं पूछा तुम ठीक हो, और उसने कभी उम्मीद भी नहीं की। स्कूल में उसकी बस एक ही फ्रेंड थी, नीता। दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ी हैं। नीता पढ़ने में ठीक थी, मंजू जितनी नहीं। हाँ, क्लास में 10th रैंक के बीच ही आती थी। जब ये छोटी थी तब मंजू के बाल उसके पापा बनाते थे, जो ठीक नहीं बनते थे, तो अक्सर नीता की माँ जब उसे स्कूल छोड़ने आती थी तो उसकी चोटी बना देती थी। 2 साल ऐसा ही किया, फिर मंजू खुद ही करने लगी। स्कूल के सभी टीचर इसे बहुत चाहते थे। स्कूल में ऑल इंडिया लेवल का निबंध लेखन कंपटीशन था, वो भी इंग्लिश में। इनके स्कूल से सिर्फ मंजू ने पार्ट लिया था। उसने सोच रखा था कि चाहे वो जीते या हारे, पर सीखने को तो मिलेगा ही। अमन ने उसे कई निबंध लिखने को दिए, उसने सभी ठीक लिखे, पर वही लिखे जो उसने किताबों में पढ़े थे। अमन ने चेक करते हुए कहा, देखो ये अच्छा है कि तुम किताबें याद कर लेती हो, पर जब कंपटीशन की बात करते हैं हम, तो वहाँ वो हमें अपनी मर्जी से टॉपिक देंगे और सारा तुम्हें खुद बनाकर लिखना होगा। चलो इस पर लिख कर दिखाओ, योर एम इन लाइफ। मंजू ने सारा लिखकर अमन को दिखाया। उसने बहुत ही अच्छा लिखा था कि वो जीवन में पढ़ना चाहती है और सबको पढ़ाना चाहती है। वो अपने शहर को पूर्णतः साक्षर बनाना चाहती है। इसमें उसने ये भी लिखा कि वो ये कैसे करेगी। अमन इसके विचार पढ़कर हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में ऐसी सोच, इसका दिमाग कितना चलता है। कंपटीशन दूसरे शहर में था। मंजू पहली बार अकेली दूसरी शहर जा रही थी। उसके साथ जाने वाली टीचर उसी शहर की थी जहां कंपटीशन था, सो उसने मंजू को पता समझा दिया। मंजू आज पहली बार बस में चढ़ी। बस में बहुत भीड़ थी, लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। मंजू को रोना आ रहा था। वो खड़ी थी, उसके एक साइड एक आंटी थी, दूसरी तरफ एक आदमी। वो जानबूझकर उससे चिपक रहा था। मंजू को बहुत घिन आ रही थी। वो उतरने की सोच रही थी, पर अगली बस 1 घंटे बाद आनी थी, सो वो खड़ी रही। बस चलने वाली थी कि मंजू और उस आदमी के बीच कोई और आ गया। मंजू ने देखा, अमन खड़ा था। वो मंजू को देखकर मुस्कुराया। मंजू भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। अमन ने उसके आंसू पोंछे। अब मंजू को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगी। अमन ने उसे सीट के बीच में खड़े करके उसके दोनों ओर बाहें रख ली ताकि कोई उसे कुछ ना कह सके। मंजू पढ़ रही थी और अमन उसकी ओर देखे जा रहा था। उसने आज पहली बार मंजू को इतने करीब से देखा। उसका गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारे से होठ, कमर तक लटकते बाल। हवा के कारण उसके बाल बार बार उसकी आंखों में आ रहे थे। अमन ने उसकी चुन्नी उसके सर पर करके पीछे को बांध दी। अब बाल उसे तंग नहीं करेंगे। मंजू ने उसे देखा, मुस्कुराई और फिर पढ़ने लगी। अमन को आज पहली बार लग रहा था कि उसे इससे प्यार होने लगा है। उसने अपने दिल की बढ़ती धड़कन को काबू करने की कोशिश की, पर वो इतने करीब थे कि ऐसा होना लाजमी था। उसने कोशिश की कि वो मंजू का ना देखे, पर उसकी नज़रें बार बार उसकी तरफ उठती। बस में झटका लगा तो मंजू उस पर गिर गई। अमन ने एक बांह से उसे संभाल लिया। वो उसके सीने से लग गई थी। अमन ने उसे पकड़कर पीछे किया। वो सोच रहा था, नहीं, ये सब गलत है। माना कि मैं 20 का हो गया हूँ, पर ये तो अभी बच्ची है, सिर्फ 16 साल की बच्ची। मैं इसके बड़े होने का वेट करूँगा। वहाँ पहुँचकर अमन ने देखा कि सामने मंजू की टीचर खड़ी थी, तो वो बोला, मुझे यहाँ कुछ काम है, तुम्हारा कंपटीशन ख़त्म होने तक मैं भी फ्री हो जाऊँगा, फिर साथ में चलेंगे। मंजू ने ओके में सिर हिलाया और मैडम के साथ चली गई। उसे कंपटीशन में निबंध आया, लाइफ इन योर आइज। मंजू ने खूब अच्छी तरह से लाइफ को डिटेल में समझाया। उसने लिखा कि ज़िंदगी सबकी अलग अलग होती है, कोई किसी तरह बिताता है। मेरे लिए ज़िंदगी पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। बाकी उसने वही लिखा जो अमन के दिए निबंध में लिखा था। उसने जल्दी ही कंप्लीट कर लिया और बाहर आ गई। उसने मैडम को बताया कि क्या आया था और उसने क्या लिखा। वो थोड़ा आगे आए तो सामने अमन खड़ा था। अमन को देखते ही वो भागकर अमन के पास आ गई और उसे बताने लगी, पता है बहुत ही आसान आया था, लाइफ इन योर आइज टॉपिक था। मैंने सब लिख दिया। उस दिन जो आपने करवाया था वो भी उसमें ऐड कर दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। फिर कुछ रुककर अमन से पूछा, आपका काम हो गया? हाँ हो गया। फिर मैडम से अमन बोला,
मैडम जी, मुझे भी वहीं जाना है, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अमन को सभी जानते थे, सो मैडम भी निश्चिंत होकर मंजू को अमन के साथ छोड़कर खुद चली गए। अमन बोला, बस आने में अभी 1 घंटा पड़ा है, चलो पहले कुछ खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मंजू बोली। वो अमन का एहसान नहीं लेना चाहती थी, पर अमन भी उसी के लिए कह रहा था। उसे भूख तो थी नहीं। वो उसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया। मुझे तो भूख लगी है, तुम मेरे पास बैठ जाना, मैं खाना खा लेता हूँ। मंजू मान गई और उसके पास बैठ गई। अमन ने जानबूझकर 2 लोगों का खाना मंगवाया, फिर खाना शुरू किया तो उससे बोला, मंजू, इतना खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा, तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। मंजू ने देखा सच में खाना ज़्यादा था। आपने इतना मंगवाया क्यों? चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अमन सोच रहा था कि वो क्यों इस लड़की के लिए ये सब कर रहा है। कल जब मंजू ने उसे बताया, मेरा कंपटीशन दूसरे शहर में है, रेनू मैडम वहीं रहती है, वो मुझे वहाँ पर मिल लेंगी, सो मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। मुझे डर लगता है, मैं कभी बस में नहीं गई और अब तो जाना भी अकेले है। उस वक्त अमन के दिल को पता नहीं क्या हुआ। उसने तय किया कि वो मंजू के साथ जाएगा। वो अलार्म लगाना भूल गया और लेट हो गया, पर बस चलने से पहले वो बस में चढ़ गया। उसे कोई काम नहीं था, फिर भी वो यहाँ तक आया। उसे भूख नहीं थी, फिर भी वो खाना खा रहा है। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी। उसे मंजू पसंद थी क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। उस पर उसे तरस भी आता था क्योंकि उसकी बहन और माँ उसे तंग करती थी। पर ये सब तो उससे हटकर है। क्या उसे मंजू से प्यार होने लगा है? वो सोचे जा रहा था और मंजू को देखे जा रहा था। मंजू ने उसे देखकर आंखों से इशारा करके पूछा कि क्या हुआ? अमन हंस दिया और सर हिला दिया कि कुछ नहीं। वापसी में अमन ने जल्दी से बस में चढ़कर सीट रोक ली। उसने मंजू को खिड़की वाली साइड बिठाया। बस के चलते ही मंजू फिर बुक खोलकर पढ़ने लगी तो अमन ने रोक दिया। कुछ देर दिमाग को आराम दे दो, वो देखो कितना अच्छा नज़ारा है, नज़ारे का मजा लो, अमन ने दूर खिड़की से बाहर दिखाते हुए कहा। मंजू ने बाहर देखा तो वो देखते ही रह गई। उसने सच में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। दूर दूर तक हरे हरे खेत थे, दूर पहाड़ नजर आ रहे थे। मंजू खुश हो गई। अमन उसे देखकर खुश हो रहा था। मंजू देखते देखते सो गई। शहर आने पर अमन ने उसे जगाया। उसने सुमन को पहले ही बता दिया था और उसका खाना भी बनाकर रख दिया था, सो वो पढ़ने के लिए अमन के घर चल दी। अमन ने कहा, मुझे कहीं और जाकर आना है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। और हाँ, माँ और मुस्कान को मत बताना कि मैं दूसरे शहर गया था, मैं बाद में खुद ही बता दूंगा, कहकर वो आगे निकल जाता है। मंजू अमन के घर आकर कमरे में पढ़ने बैठ जाती है। वो बहुत मन लगाकर पढ़ती है। उसे अमन से किया वादा जो पूरा करना है। जब अमन वापस आता है तो देखता है कि मंजू कुर्सी पर बैठी है और उसने सिर टेबल पर रखा है। उसकी लंबी चोटी धरती को छू रही थी। जब वो पास आया, उसने देखा वो सो रही है। वो धीरे से उसके पास आया और बुक बंद करके फिर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। मंजू जब जागी तो 5 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी घर जाती है। उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। उसे कुछ नहीं पता क्यों। उसने सोचा कि शायद सफ़र के कारण थकावट हो गई है। वो घर में आकर माँ को चाय बनाकर देती है, फिर रात का खाना तैयार करती है। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। सुबह वो माँ की आवाज़ से उठी। आज उठना नहीं है महारानी, खाना नहीं बनाना, जल्दी कर, मैं लेट हो जाऊंगी। वो जल्दी से बेड से उतरी। उसकी टांगें बुरी तरह दर्द कर रही थी। उसे बुखार हो गया था। उसने माँ से पूछा, माँ मुझे बुखार हो गया है, कोई दवा दे दो। क्या? माँ इसे रहने दो, खाना आप ही बना लो, कहीं ये हमें भी बीमार कर दे तो, सुमन बोली। शीला खुद ही खाना बनाने लग गई। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और अपने अपने काम को निकल गए। उन्होंने मंजू को ना तो खाना ही पूछा, ना ही देखा कि वो ठीक है या नहीं। वो बाहर से गेट का कुंडा लगाकर चली गई। मंजू से हिला भी नहीं जा रहा था। वो पानी पीने को उठी तो नीचे गिर गई। फिर बड़ी मुश्किल से उठकर वो डाइनिंग टेबल तक गई। उसने देखा जग खाली पड़ा था। उससे किचन तक जाया ना गया। वो फिर नीचे गिर गई। वो वहीं सो गई। स्कूल में जब नीता ने देखा कि मंजू नहीं आई है तो उसे अजीब लगा।
क्योंकि मंजू कभी छुट्टी नहीं करती थी, सो वो मैडम से कहकर मंजू को देखने आ गई। रेनू मैडम को भी चिंता हुई। उन्होंने कल उसे अमन के साथ भेजा था तो उन्होंने अमन को फ़ोन किया। अमन बेटा, कल तुम लोग ठीक ठाक घर आ गए थे ना? हाँ जी मैडम जी। क्यों, क्या बात है? वो मंजू आज स्कूल नहीं आई बेटा, वो कभी छुट्टी नहीं करती है, इसलिए चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें, मैं उसके घर पर जाकर देखता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। उसे भी चिंता हो गई, कहीं मंजू की माँ ने उसे मारा तो नहीं या कुछ और तो नहीं किया होगा। रास्ते में उसे नीता मिल गई। नीता अमन को जानती थी पर अमन नीता को नहीं जानता था। नीता ने उससे मंजू का घर पूछा। जी, क्या आपको हमारे स्कूल की मंजू का घर पता है? जी मुझे पता है, मैं वहीं जा रहा हूँ। दोनों साथ चल दिए। मंजू का गेट का बाहर से कुंडा लगा था। अमन ने गेट खोला और अंदर आ गया। वो अभी थोड़ा अंदर आया ही था कि उसने मंजू को डाइनिंग टेबल के पास गिरे पाया। वो भाग कर गया। उसने मंजू को उठाया और सोफे पर लिटा दिया। उसने देखा कि मंजू को बहुत तेज बुखार है। उसने किचन से बर्तन में पानी लिया और अपना रुमाल भिगोकर उसके सर पर रखने लगा। फिर उसने नीता को कहा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये पट्टियाँ रखती रहो। वो जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने चेक किया और दवाई दे दी। उसने बताया, बुखार बहुत तेज है, अगर शाम तक उतर गया तो ठीक है, वरना कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, कहकर डॉक्टर चला गया। अमन ने नीता से पूछा, तुम स्कूल में बता कर आई हो ना? हाँ जी, मैंने मैडम को कह दिया था कि मैं मंजू को देखने जा रही हूँ। तब अमन ने मैडम को फ़ोन किया। हेलो मैडम, मैं अमन बोल रहा हूँ। मैडम जी, वो मंजू को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए स्कूल नहीं आई। अभी डॉक्टर दवाई दे गए हैं, नीता इसके पास ही है। ठीक है बेटा, उसका ध्यान रखना। नीता और अमन काफ़ी देर तक पट्टियाँ रखते रहे। अमन ने नीता से खिचड़ी बनाने को कहा। मंजू का बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसने आंखें खोली। अमन ने उसे जागते देख पूछा, आप कैसा फील कर रही हो? भूख लगी है, खिचड़ी खाओगी? मंजू एकटक उसकी तरफ देख रही थी। पापा के बाद आज पहली बार किसी ने उसकी केयर की थी। उसे याद आया, उसने माँ से कहा था कि उसे बुखार है, उन्होंने फिर भी इसे नहीं पूछा और ये बेगाना उसकी देखभाल कर रहा है। अचानक उसे याद आया कि अमन तो लड़का है। वो बोली, आप हमारे घर में कैसे आए? आप जाइए, किसी ने देख लिया तो बातें बन जाएंगी। अमन ने उसके मुंह की तरफ देखा। इतनी भी बुद्धू नहीं है जितनी मैं समझता हूँ, उसने मंजू को समझाया। तुम चिंता मत करो, मुझे मैडम ने फ़ोन करके तुम्हें चेक करने को भेजा है और हम दोनों अकेले नहीं हैं, नीता भी है यहाँ, वो खिचड़ी लेकर आ रही है। तब मंजू को थोड़ी शांति मिली। नीता खिचड़ी ले आई, उसने मंजू को खिलाई। मंजू को बहुत भूख लगी थी, उसने रात से कुछ नहीं खाया था। खाना खाने के बाद अमन ने उसे दवाई दी। फिर उसने कहा, अब नीता ने वापस जाना है, तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो, वहाँ पढ़ भी लेना और मैं तुम्हारा ध्यान भी रख पाऊँगा। और वहाँ माँ और मुस्कान भी है, तुम्हें किसी का डर भी नहीं होगा। नीता अपने घर चली गई और मंजू को अमन अपने घर ले आया। उसने उसे अंदर गेस्ट रूम में लिटाया और बाहर आकर माँ को सब बताया। उसकी माँ को मंजू पर बहुत तरस आया, बेचारी बिन माँ की बच्ची। उसने मंजू के लिए दूध गर्म कराया और उसके पास ले आई। ये लो बेटा, दूध पी लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। नहीं आंटी जी, आप लोगों ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम फालतू की बातें मत करो, चुपचाप जो माँ देती है खा लो, चलो अच्छी बच्ची बनकर दूध पी लो, अमन ने प्यार से डांटते हुए कहा। वो अमन की बात नहीं टालती थी। उसने ग्लास पकड़ा और दूध पी लिया। मंजू को पता नहीं अमन से डर लगता था या वो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो उसकी हर बात मान लेती थी। उसने अमन के कहने पर दूध पी लिया। तब उषा ने कहा, अभी तुम्हारी माँ के आने में बहुत समय है, तुम आराम कर लो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। फिर मुस्कान की तरफ देखकर बोली, मुस्कान तुम यहीं बैठकर पढ़ लो, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है बुआ जी, मुस्कान बोली। मंजू का बुखार अब कम हो गया था। दवाइयों के असर से उसे नींद आने लगी थी। वो सो गई। मुस्कान उसके पास बैठी पढ़ती रही। जब मंजू उठी तो शाम हो गई थी। वो टाइम देखकर डर गई। 6 बज गए थे। उसे लगा कि माँ अब उसे डांटेगी। वो जल्दी से उठकर भागी, पर अभी कमजोरी थी सो वो गिर गई। मुस्कान ने उसे पकड़कर उठाया। तुम जा कहाँ रही हो? भैया, बुआ जी, उसने सबको आवाज़ें लगाई।
अमन और उसकी माँ दोनों भागे आए कि पता नहीं क्या हो गया। जब उन्होंने देखा तो मंजू से पूछा, क्या बात है, तुम उठ क्यों गई? मंजू थोड़ा घबरा कर बोली, माँ आ गई होंगी, मुझे जाना है। तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती, माँ ने कहा। चलो मैं छोड़कर आता हूँ, अमन बोला। नहीं, आपको देखकर तो वो और गुस्सा हो जाएंगी, मैं चली जाऊंगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर वो चल दी। अमन उसके पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में घुस गई तब वो वापस आ गया। मंजू अंदर आई तो उसकी माँ और बहन दोनों बाहर से लाया खाना खा रही थी। उसे देखकर माँ ने कहा, तू बीमार है ना, इसलिए हमारे लिए खाना मत बनाना, हमने खा लिया। मंजू चुपचाप अपने कमरे में आ गई। इन्हें मेरी फिक्र नहीं है, इन्हें ये डर है कि मेरी बीमारी इन्हें ना हो जाए। अपना खाना खा लिया, मेरा क्या? अगर आंटी ने दोपहर में खिलाना दिया होता तो मैं तो भूखी ही मर जाती। वो रो पड़ी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। एक वही थे जो उसे प्यार करते थे। फिर उसने खुद को संभाला और पढ़ने बैठ गई। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। जब सुबह उठी तो हल्का बुखार था। वो तैयार होकर स्कूल को चल दी। वो अमन के घर के सामने से गुजरी तो उनके गेट कीपर ने उसे टिफिन देकर कहा, मंजू बेटी, मैडम ने यह आपको देने को कहा है, वो कह रही थी खा लेना। मंजू को भूख लगी थी सो उसने टिफिन ले लिया और स्कूल आ गई। उसने स्कूल पहुंचते ही टिफिन खोलकर थोड़ा सा खा लिया। खाने में खिचड़ी थी, रोटी सब्जी थी और अलग अलग छोटे से डिब्बे में फ्रूट्स काट कर डाले हुए थे। उसकी आंख भर आई। अगर उसकी माँ इससे आधा भी प्यार करती तो वो उसके लिए जान भी दे सकती थी। नीता ने उसे रोते देख पूछा, क्या हुआ, कुछ दुख रहा है क्या? नहीं, बस यूं ही आंटी का दिया टिफिन देखकर मन भर आया। माँ ऐसी होती है ये अब पता चला। मेरी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं है। तू मन क्यों हल्का करती है? ऐसा मत सोचा कर, हम तो है ना तेरे लिए। मंजू ऐसी नहीं थी, शायद बीमारी के कारण उसका मन ऐसा हो गया। कुछ दिन यूं ही बीमार रही। वो माँ और सुमन के लिए खाना बनाती रही। वो चुपचाप खा लेती, इसे नहीं पूछा कि अब तबीयत कैसी है। मंजू उम्मीद भी नहीं करती थी। वो स्कूल से आकर सुमन के लिए खाना बनाती, फिर अमन के घर पढ़ने चली जाती। ये उसका रोज का रूटीन था। सुमन ने माँ को बता दिया कि मंजू रोज कहीं पढ़ने जाती है। उसे बहुत गुस्सा आया। उस दिन जब मंजू वापस आई तो उसने पूछा, तुम लोगों को ये सताती हो कि हम तुम्हें पढ़ने नहीं देते, इसलिए लोगों के घर पढ़ने जाती हो, तुम्हें क्या कमी है यहाँ? मंजू ने कहा, ऐसा नहीं है माँ, वहाँ मुस्कान आई हुई है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं भी वहीं बैठकर पढ़ लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। शीला ने पूछा, ट्यूशन के पैसे कहाँ हैं? मंजू ने पहले से बचा कर रखे पैसे माँ को दे दिए। वो चुप कर गई। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अब उसे अमन नहीं मिलता था क्योंकि उसके कॉलेज खुल गए थे। वो बहुत दूर बड़े शहर के कॉलेज से LLB कर रहा था और वो हॉस्टल में रहता था। उसका सेकेंड ईयर था। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। उसके पापा चाहते थे कि वो पुलिस में भर्ती हो, पर उसका मन वकील बनने का था, सो वो वकालत की पढ़ाई करने लगा था। अब मंजू के 10th के फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक थे। वो रोज की तरह अमन के घर आई तो उसे स्टोर खुला मिला। वो अंदर आई। उसने देखा अमन बैठा पढ़ रहा था। वो भागकर अमन के पास आई तो देखा वो कोई और ही है। वो ठिठक कर खड़ी हो गई। आप कौन? यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मंजू ने डरते डरते पूछा। उसने मुंह ऊपर किया तो मंजू ने उसका चेहरा देखा। देखने में बिल्कुल अमन जैसा लग रहा था, पर अमन नहीं था। उसकी आंखें शरारती थी। अमन दिखने में शांत था, जबकि ये चंचल लग रहा था। वो उठा और मंजू के थोड़ा पास आकर बोला, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, बाकी मुझे देखकर कोई भी कह देगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं चला क्या? बाय द वे, तुम कौन हो? हमारे घर में क्या कर रही हो? इसका घर? मंजू को कुछ देर सोचने के बाद समझ आई। उसने सुन रखा था कि इस घर में जुड़वा भाई हैं, तो ये अमन का जुड़वा भाई नमन होगा। तब उसे थोड़ा सुकून मिला। वो बोली, तो आप नमन भैया हैं? मैंने सुन रखा है आपके बारे में। ये तो कोई भी हमें देखकर बता सकता है। मुझे तुम्हारे दिमाग पर शक होता है, और मैं अमन का बड़ा भाई हूँ, पूरे 15 मिनट बड़ा भाई। वो बोलकर खुद ही हंस पड़ा। आप नमन भैया हैं? आप अमन जी के जुड़वा भाई हैं? मैंने आपके बारे में सुन रखा है। ओके, मुझे तो तुम पहचान गई, पर तुम कौन हो? अमन की गर्लफ्रेंड?
मंजू चुप ये क्या कह रहा है का एक्सप्रेशन देते हुए उसको देखती है। हाँ मेरा गेस ठीक था, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया, मैं उसे बुलाता हूँ। अमन, उसने अमन को आवाज़ लगाई। अमन घर से निकल कर आता है। नमन उसे कहता है तेरी गर्लफ्रेंड आई है, फिर उसके पास होकर उसके कान में बोला ये कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। नहीं वैसे सुंदर है। नमन की बात सुनकर अमन आश्चर्य से उसके चेहरे को देखने लगा। इस कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिल सके और मैं कहानी को आगे बढ़ा सकूं। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।